नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल में और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के इस चैप्टर में। ठीक है, और एक तरह से समझिए तो हम लोग इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं और सफर करने वाले हैं। बहुत अच्छी कहानी है, कहानी की तरह ही बताऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो है इतना अच्छे से बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और कहीं से फिर दोबारा आपको पढ़ने की जो है जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली बात क्या है कि हम लोग 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हुए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, 1857 का विद्रोह तो आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत बड़ा विद्रोह था। ठीक है, और पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको पहली बार जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहा था बीडी सावरकर ने। ठीक, समझ गया। तो वीर सावरकर जी ने इनको कहा था कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। उससे पहले किसी ने इसको संग्राम मानने से जो है इनकार ही किया था, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। उनको लगता था ये एक तरह का जो है सिपाही विद्रोह था। ठीक, खैर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो लोग थे जो उस समय उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है उनका गुस्सा बढ़ता रहा। और गुस्सा इसलिए बढ़ा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी उस समय, जैसे अंग्रेजों की जो नीतियां आई तो अंग्रेजों ने बहुत सारी लगान, बहुत सारे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ये भी ध्यान नहीं दिया कि लोगों की हालत क्या है, किस तरह के मतलब सिचुएशन से गुजर रहे हैं लोग, हमारे पीजेंट्स कैसे, हमारे मतलब किसान कैसे हैं, शिल्पकार का काम बंद हुआ है या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। एक तो उनका काम बंद हो गया था, अंग्रेजी जब मशीनें वगैरह आने लगी और अंग्रेजी चीजें जब आने लगी तो यहाँ पे उनके काम छीनने लगे थे, बेरोजगार होने लगे थे। वहीं जो मतलब सेना में लोग थे तो पहले दूसरे शासकों के अंदर काम करते थे, लेकिन शासक अब रहे नहीं वो शासक, तो अब वो कहाँ जा रहे थे, वो या तो बेरोजगार हो रहे थे या तो सैनिक बन के अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। तो वहां पे भी असंतोष होता था उनके पास जो है भेदभाव होता था उनके साथ। तो इस तरह की चीजें जब होने लगी तो लोगों ने जो है क्या किया, कि उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, तो अगर हम विद्रोह की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांव में ही विद्रोह हो रहे थे या फिर ऐसी जगह विद्रोह हो रहा था जो हमको लगे कि बहुत ही आउट इलाका हो, जबकि मेन जो शहर था वहां पे भी विद्रोह होता था। ठीक है, मतलब अगर आप 1857 से पहले का जो साम्राज्य देखेंगे तो हर जगह विद्रोह हो रहा था, चाहे वो शहर हो, गांव हो, चाहे जंगल हो। ठीक, तो शहरी लोग भी जो है विद्रोह कर रहे थे। इसमें मैं ना आपको तीन जो है आपको ये उदाहरण बताता हूं। जैसे 1810 में जो है बनारस में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है हाउस टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, बनारस में, तो वहां पे विद्रोह हुआ सबसे पहले उसके खिलाफ। फिर 1814 में जो है सूरत में क्या हुआ कि सॉल्ट टैक्स लगा दिया गया, यानी नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये शहर है, ठीक है, ये शहर देख रहे हैं, बनारस शहर है, सूरत शहर है, तो यहाँ पे भी विद्रोह हो रहे थे। ठीक, तो उसके खिलाफ जो है दंगे हुए जब सॉल्ट टैक्स लगा दिया। वहीं बरेली में जो है पुलिस टैक्स लगा दिया और म्युनिसिपल टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी जो है विद्रोह हुए वहां पे। और फिर बहुत मतलब इस तरह से चीजें जो है शहर में भी घट रही थी। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिसमें जो है शिल्पकार, छोटे दुकानदार या शहरी गरीब लोग हो या बड़े अमीर लोग हो, ठीक, शहर के, उनके साथ मिलकर जो अंग्रेजों के खिलाफ लोग जो है लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सबका मकसद क्या था? मकसद ये था कि अंग्रेजों को जो है इस देश से उखाड़ फेंकना। ठीक है, उनका साम्राज्य जो है खत्म करना। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जो है नफरत जो है लोगों के अंदर भड़क रही थी। ठीक, अब एक इतिहासकार हुए हैं बिपिन चंद्रा। ठीक है, बिपिन चंद्रा नाम है इनका। इनके खिलाफ जो है इनके अनुसार जो है विद्रोह तीन तरह के थे। तीन तरह में पहला ये कहते हैं कि सिविल विद्रोह थे। ठीक है, मतलब जन विद्रोह कह सकते हैं इसको, जन विद्रोह। ठीक, और दूसरा ये कहते हैं कि भैया ट्राइबल अपराइजिंग था, यानी कि जनजातीय विद्रोह। ठीक, और तीसरा ये कहते हैं कि किसान आंदोलन था। ठीक है, किसान आंदोलन। लेकिन एक और है जो इसमें हम लोगों ने मतलब इन्होंने शामिल नहीं किया, और वो है मिलिट्री म्यूटनीज, यानी सैनिक विद्रोह। ठीक है, तो इसको भी हम लोग शामिल करके चलेंगे। ठीक है, जिसमें कंपनी की सेना में मैंने पहले ही बताया काम करने वाले लोग थे या फिर वे लोग थे जो मतलब सेना से मतलब बाहर निकाल दिए गए थे, वे लोग थे जो दूसरे शासकों के अंदर काम करते थे। ठीक, समझ गए।
अब जन विद्रोह हुआ क्यों, इसका जन्म क्यों हुआ और इतना गुस्सा जो है लोगों के अंदर क्यों भरता गया, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कॉलोनियल पीरियड से ही, जब हम लोग गुलाम थे उससे पहले से ही भारत में जो है शासक वर्ग थे, उसके खिलाफ जो है लोग विद्रोह करते थे। जब चीजें नहीं होती थी अपने अनुसार तो विद्रोह करते थे, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिश भारत स्थापित हुआ और उनकी नीतियां आई, जैसे कि उन्होंने टैक्स वैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और लगान ही, रेवेन्यू ही लेना उनका जो है मेन मकसद हो गया, तो लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता गया, उनकी परेशानियां, दुख जो है बढ़ने लगी और जो उसको सुनने वाला कोई नहीं था। तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि हथियार उठाया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, कि भाई अपनी रक्षा जो है, अपने हितों की रक्षा खुद ही करेंगे। अगर आप ब्रिटिश कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो ब्रिटिश कानून व्यवस्था उस समय जो थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी, या यूं कहे कि उनके साथियों के लिए थी, जैसे जमींदारों के लिए थी, जो बड़े जमींदार लोग थे उस समय, ठीक, जिनसे उनका काम चलता था, व्यापारियों के लिए थी, महाजनों के लिए थी, जो कर्ज देते थे और सूद वसूलते थे बड़े बड़े। तो ऐसे में क्या करते लोग, लोगों के पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने हथियार उठाया, ठीक है, अपनी रक्षा की। आदिवासी लोगों की स्थिति भी जो है, मुख्य लोग जो मुख्य धारा के लोग थे, या शहर में हो या गांव में, उन्हीं जैसी थी। जब बाहरी लोग जो है उनके आत्मनिर्भर व्यवस्था, यानी आत्मनिर्भर करने का मतलब, आदिवासी लोग क्या करते हैं, वो लोग जंगल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जंगल से ही जो चीजें मिलती हैं उसी को फिर क्या करते हैं, वो प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद उसको शहर में बेचते हैं या अपनी आमदनी का जो है जरिया बनाते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह की चीजों पर भी जब अतिक्रमण होने लगा, जब लोग घुसने लगे, तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी और उन्होंने फिर क्या किया, मजबूर होकर हथियार उठाए, ठीक। तो जन विद्रोह के मुख्य कारण जो है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए, इसके 4 मुख्य कारण थे। एक तो पहला था कि जमीन और लगान, ठीक से सुनिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जमीन और लगान जब बढ़ने लगा कॉलोनियल पीरियड में, रेवेन्यू सिस्टम आ गया, नए भारी टैक्स लग गए, किसानों को उनकी जमीन से जो है बेदखल कर दिया गया, ठीक, आदिवासियों की जमीन पे जो है कब्जा कर लिया गया। ये सब जब होने लगा तो जमीन और लगान की वजह से है जो विद्रोह भड़कने लगा, ठीक है, लोगों के अंदर गुस्सा होने लगा। विद्रोह होने के मतलब एक कारण ये भी है। दूसरा कारण क्या है, शोषण। शोषण में वृद्धि होने लगी गांव में, समाज में, जो गांव समाज के लोग थे बीच के, उनसे क्या किया गया, उनसे भी लोग जो है रेवेन्यू लेने लगे, मतलब अंग्रेज लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। कर्ज देने वाले जो महाजन थे वो कर्ज मतलब बढ़ा बढ़ा के, ठीक है, मतलब सूद पे सूद चढ़ा के उसी से शोषण करने लगे लोगों का, ठीक है। शोषण, एक तरह से शोषण भी बढ़ गया। आदिवासियों की जमीन पे रेवेन्यू जो है प्रशासन लेने लगी, ठीक, जैसी, और उनकी जो जमीन को एकदम जंगलों को कम करने लगी और उन पे जो है ये रोक लगाने लगी कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, जंगल हमारा है, ठीक है। तो जंगल के जमीन से भी उनको हाथ धोना पड़ रहा था, इस वजह से वहां भी गुस्सा भड़क रहा था। तीसरा कारण है भारतीय उद्योग का विनाश। ब्रिटेन में बने हुए जो सामान थे वो, मतलब उनके जो बाजार में जाते थे पहले हमारे यहाँ से, वो सामान अब जाना जो है बंद होने लगा, ठीक है, क्योंकि वो सामान महंगा पड़ने लगा वहां पे, क्योंकि यहाँ से टैक्स जो है इतना ज्यादा उस पर लगा दिया जाता था कि वहां जाके महंगा पड़ता था, और वहां का सामान यहाँ आता था तो यहाँ सस्ता पड़ता था। लोगों के लिए इतना ज्यादा जो है सस्ता हो गया वहां का सामान कि लोग वो सामान लेने लगे, और हाथ से जो बनी चीजें थी वो धीरे धीरे, जैसे हथकरघा और दस्तकारी, ये सब उद्योग जो था वो विनाश के कगार पे पहुंच गया, और धीरे धीरे कारीगर जो है उसके वो गरीबी में धकेल दिए गए, ठीक। तो उनका भी असंतोष जो है बढ़ने लगा। खेती पे दबाव बढ़ने लगा। हमारे देश के उद्योग के तबाह होने के बाद जो है लाखों कारीगर जो है वो लोग मजदूर उद्योग से खेती की तरफ बढ़ गए, ठीक है। अब खेती में जाने लगे, जिससे खेती पर जो है दबाव बढ़ गया, ठीक। अब क्या है, अब बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे, अब खेती करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि गरीबी भी बढ़ी और खेती पे दबाव बढ़ गया, तो इससे असंतोष जो है अंग्रेजों के खिलाफ फैलने लगा, ठीक, समझ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं असैनिक विद्रोह की, ठीक है, नागरिक विद्रोह की। तो नागरिक विद्रोह में मिलिट्री म्यूटिनी को छोड़कर सब शामिल थे, लेकिन हमने उन विद्रोहों को भी शामिल किया है जिन्हें अक्सर जो है पद से हटाए गए शासकों या उनके जो वंशज या पुराने जमींदार होते थे, जमींदार पॉलीगर्स होते थे, जैसे साउथ इंडिया में पॉलीगर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो इलाके के मालिक होते थे, उनकी जो मिलिट्री सर्विसेज के बदले जो गांव दिए जाते थे वो सब भी छीन लिए गए थे ऐसे लोगों से, ठीक है। तो विजित जो प्रदेश थे उनका जो अधिकारी होता था उनसे जो है धीरे धीरे चीजें जब छीनने जाने लगी, तो उनके जो नेता होने लगे उनके अंदर भी असंतोष बढ़ने लगा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीडरशिप किया, ठीक है, उन्होंने लीड किया इन आंदोलन, मतलब इन अपराइजिंग्स को, ठीक है, मूवमेंट्स को। बेशक इन विद्रोह को जो मतलब
खेती करने वाले जो किसान थे, बेरोजगार शिल्पकार थे, अपनी नौकरी से हटा दिए गए जो सिपाही थे का सपोर्ट था। लेकिन पुराने जो सत्ताधारी वर्ग थे, ठीक, उन्होंने क्या किया, वो आगे सेंटर में लीडरशिप के सिचुएशन में आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को जमा किया, ठीक है, इन लोगों को जिनके अंदर इस तरह की चीजें हो रही थी, ठीक है, कि वो धीरे धीरे गुस्सा जो है उनका बढ़ रहा था अंग्रेजों के, तो उनको जमा किया और फिर जो है लीडरशिप प्रदान किया और विरोध किया, विद्रोह किया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक, अब नागरिक विद्रोह के मुख्य कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कारण है आर्थिक और प्रशासनिक जो बदलाव आया वो। ठीक है, कंपनी के राज में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था से जो है परेशान हो गए लोग। ठीक, भूमि राजस्व यानी जो जमीन पर टैक्स था उसका जो व्यवस्था था वो तेजी से बदल रहा था। इस वजह से जो है पहला ये कारण था कि नागरिक विद्रोह हुआ। दूसरा कारण था जमीन का छिन जाना। अब कॉलोनियल स्थिति ऐसी हो गई थी, जो गुलामी की स्थिति थी, उसके कारण जमींदार और जो पॉलीगर्स हुआ करते थे साउथ इंडिया के अंदर, अपनी जमीन और लगान से जो है हाथ धो बैठे थे। ठीक, अब वो जमीन भी छिन गई तो लगान भी छिन गया, वहां से कुछ उनको मिल नहीं रहा था, जमीन के ऊपर खेती हो रही थी वो भी नहीं मिल रहा था, ये भी एक कारण था। अब सम्मान की भी हानि हुई। सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों, जो कर्ज देने वाले लोग उस समय थे, उनके सम्मान में वृद्धि हुई, और जो परंपरागत जमींदार थे, पॉलीगर्स थे, उनके दर्जे में कमी आई। अब वो धीरे धीरे जो है गरीब हो रहे थे। ठीक है, उनसे जो है चीजें छीनी जा रही थी इस वजह से। तो इस तरह से जो है उनके अहंकार को चोट पहुंच रहा था, तो ये भी एक कारण था। विदेशी चरित्र देखें तो ब्रिटिश एम्पायर का जो है विदेशी चरित्र था, क्योंकि वो विदेशी लोग थे, तो हमेशा जो है इस देश के लिए वो विदेशी ही बने रहे, और उनका जो मतलब अपमानजनक व्यवहार था हमारे साथ, ठीक, जो हमारे सैनिकों के साथ हुआ या फिर हमारे लोगों के साथ, गोरे काले इस तरह की चीजें जो करते थे, ये भी चीजें जो है लोगों के स्वाभिमान को, अभिमान को जो है चोट पहुंचा रही थी। अब अगला कारण क्या है, अगला है धार्मिक नेताओं पर असर। अब धार्मिक जो पुजारी थे, पादरी थे या पंडित थे या मौलवी थे, ये लोग किस पे डिपेंड करते थे, ये जो उस समय के जमींदार लोग थे उस पे डिपेंड करते थे। अब जब उनकी जमींदारी ही जा रही थी, तो इन मौलवी या पंडित या ये जो पुरोहित लोग थे, अब इनकी भी जो स्थिति डंबाडोल हो रही थी। तो इस तरह की चीजें जो है देख के वो भी जो है इस तरह मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। अगला कारण है कारीगरों की बर्बादी। अब देखिए, कॉलोनियल नीति के कारण जो है हमारा उद्योग बर्बाद हो गया, दस्तकारी उद्योग चला गया, लाखों दस्तकार जो है गरीबी में धकेल दिए गए। राजाओं, जो जमींदार थे, सामंत जैसे, उनके परंपरागत जो संरक्षक हुआ करते थे, उनकी भी जो है अब वो खरीद नहीं पा रहे थे। अब वो संरक्षक थे, पहले खरीद लेते थे ये लोग, पर उनकी भी जमींदारी वगैरह चली गई थी, तो वो भी नहीं खरीदते। ये सब जो है मेन कारण थे जिसके वजह से जो है विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नागरिक विद्रोह की सामान्य व्यवस्थाएं। ठीक, अब इसमें खास क्या था वो भी देखते हैं। देखिए, नेतृत्व इसमें खास था। इन विद्रोहों के जो नेता थे अक्सर सेमी फ्यूड्यूल होते थे, यानी अर्ध सामंतवादी कहेंगे इसको। कंजर्वेटिव भी होते थे, दकियानूसी को मानते थे, और ऑर्थोडॉक्स भी होते थे, यानी पुरानी जो चीजें थी उसको मानते थे, चाहते थे पुरानी व्यवस्था। उनका मूल मकसद यही था कि पुराना जो शासन था, जो सामाजिक संबंध थे, व्यवस्था थी, उसको बनाए रखा जाए। अब क्या है दूसरा है स्थानीय कारण। ठीक है, अब ये विद्रोह जो है स्थानीय कारणों और परेशानियों का नतीजा था। ठीक है, और इनके असर भी जो है स्थानीय थे। सामान्य स्थितियां, ठीक है, तीसरा कारण, भले ही ये समय जो है और जगह के हिसाब से अलग थे, लेकिन लगभग जो है सबकी एक ही स्थिति से, मतलब सभी गुजर रहे थे, सबकी एक ही स्थिति थी। और प्रमुख नागरिक विद्रोह कौन कौन से हुए, ठीक है, उसके खास उदाहरण आपको दे देते। तो पहला हम लोग बात करेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, ये हुआ 1770 से लेकर 1820 के अंदर। ठीक, सन्यासी विद्रोह के बारे में आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, जिन्होंने वंदे मातरम और ये सब लिखा है, वो इसी बुक के अंदर लिखा है, आनंद मठ के अंदर। इनकी लिखी हुई किताब है कि अक्सर जो है पूछ देता है कि आनंद मठ को किसने लिखा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक, इन्होंने ही लिखा है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक, वंदे मातरम, वो भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा जो इन्होंने लिखा है, ये भी लिखा है, देवी चौधरानी एक किताब है, वो भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, और इसमें भी जो है सन्यासी विद्रोह का जो है क्या है, डिटेल है और जिक्र है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह जो है वो 1770 में शुरू हुआ, लेकिन 19वीं सदी के दूसरे दशक में
यानी 1820 तक जो है चलता रहा। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तीर्थ यात्रियों पर, जो तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर जो है रोक लगाना था। मतलब अब ये सन्यासी जो है तीर्थ स्थानों पे जाते थे तो इन पे रोक लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है सन्यासी मुख्य रूप से हिंदू नगर और मतलब नागा और गिरी सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों, बंगाली और या अवध में जो है उनके नवाबों की सेनाओं में काम करते। तो ये सन्यासी कोई आम सन्यासी नहीं थे, ये लोग जो है पहले सिपाही हुआ करते थे, ठीक है। बाद में जब चीजें खत्म हो गई, जब शासन खत्म हो गया, अंग्रेजों का टाइम आ गया, तो ये सन्यासी बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो है इसके खिलाफ उठे। 1770 में जो है बंगाल में भयानक जो है दुर्भिक्ष यानी फेमीन यानी कि अकाल पड़ा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के निवासी जो है परेशान कर दिए गए थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, और इस कारण जो है वहाँ पे अकाल भी पड़ गया था बंगाल में भयानक। उसके बाद सन्यासियों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया, ठीक है। उन्होंने जबरदस्ती पैसा वसूला, अंग्रेजों से फैक्ट्री को लूटा। अंग्रेजों ने भी आंदोलन को जो है कड़ाई से निपटने का इंतजाम किया और उस मतलब उन्होंने दमन का सहारा लिया, मतलब किसी भी तरह दबाओ, इसको मारो पीटो, जो भी करना है। और 1820 तक जो है इस आंदोलन को दबा दिया गया है। इस सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है, उनकी किताब आनंद मठ में जो है मिलता है। उसके अलावा जो है देवी चौधरानी में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। ये दोनों जो है उपन्यास है और इसी में जो है वंदे मातरम भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है संघर्ष में जो है सबसे पहले इन्होंने ही, ठीक है, देवी चौधरानी ने ही जो है स्त्री के रूप में, एक स्त्री मतलब जो है सबसे पहले इन्होंने ही जो है क्या किया था, संघर्ष में हिस्सा लिया था, ठीक है, वहां पे। और इसको बखूबी दिखाया है किसने? बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने अपने उपन्यास में दिखाया है, ठीक है, अच्छे से बताया है। क्योंकि ब्रिटिश राज ने परंपरागत जो भारतीय जो मूल्य थे उसके लिए जो है खतरा पैदा कर दिया था, इस वजह से जो है इन्होंने हथियार उठाए थे, ठीक है। इस आंदोलन में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही बराबर के हिस्सेदारी में रहे, इसीलिए इसे कभी कभी जो है फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, फकीर विद्रोह, या इस तरह लिखिए फकीर क्यों, ठीक है। तो इसको फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो इस विद्रोह के नेता थे उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। मंजू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये जो है प्रमुख नेता थे। देवी चौधरानी की हिस्सेदारी में शुरुआती मतलब जो विद्रोह हुए, ठीक है, महिलाओं की जो भूमिका थी उसको जो है स्वीकार किया। अब हम लोग बात करते हैं मिदनापुर के बारे में, ठीक है, मिदनापुर के बारे में। अब मिदनापुर रिवॉल्ट जो हुआ वो क्यों हुआ उसके बारे में मैं एकदम मतलब आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मिदनापुर जो है वो 1760 में क्या हुआ कि मिदनापुर पे जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब उस समय जो वहाँ लगभग 3000 जो है जमींदार, तालुकदार ये सब रहते थे, जो अपनी रैयत यानी प्रजा के साथ जो है रहते थे और अच्छे संबंध थे उनकी अपनी प्रजा के साथ। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक नीति लेके आया। वो उन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई जो वहाँ पे जमीन का टैक्स है ना उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और चेंजेस जो है इतना ज्यादा था कि बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया था, तो उसके लिए अधिकारी आए, उन्होंने टैक्स वसूलने का कोशिश किया वहाँ पे। लेकिन हुआ यूं कि जो वहाँ की प्रजा थी उन्होंने बोला कि भाई इतना ज्यादा टैक्स तो हम दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने गुहार लगाई, किससे? अपने जो मतलब शासक थे उससे, जो 3000 जमींदार थे, तालुकदार थे, उनसे। तो उन्होंने क्या किया, जो अच्छे संबंध थे तो उन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब नहीं माने तो इन्होंने जो है रिवॉल्ट किया, ठीक, समझ गए। तो संघर्ष हुआ। इस स्थिति में जो है उन्होंने क्या किया, वो पक्ष लिया अपने प्रजा का, ठीक है, वहां के जो जमींदार थे अपने प्रजा का पक्ष लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई की। अब इसमें जो क्षेत्र शामिल हुए वो उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओहोलभूम, मनभूम, रायपुर, पंचेट, झटीबुनी, ठीक, करनागढ़ और बगड़ी, ये जो है जमींदारों मतलब यह पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो मिदनापुर थे वहीं जंगल के बड़े इलाके में रहते थे ये लोग, और यहीं पे जो है ये रिवॉल्ट हुआ था। आखिरकार 1880 तक जो है उनकी जमींदारी से बेदखल उनको कर दिया गया था जो जमींदार थे, ठीक है। तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो है उनको अभी लोग याद रखिएगा, दामोदर सिंह, या कहीं लिख लिए नोट्स बना के, ठीक है, जगन्नाथ ढाल, ये जो है इस रिवॉल्ट के प्रमुख नेता थे, ठीक है। कौन कौन? दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल, ठीक, इसलिए इसको ढाल विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। बाकी मुमाड़िया विद्रोह इसका अगला
हमारा जो है टॉपिक है मुमारिया विद्रोह 1769-1799 असम में एक बड़ी चुनौती। तो असम में हुआ था बेसिकली ये मुमारिया जो थे वो छोटी जनजाति के लोग थे, ठीक है। तो छोटी जाति के लोग थे, बेसिकली किसान थे, ठीक है। तो किसान थे, तो अब इन्होंने जो है अहोम राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह पहले छेड़ा। अहोम वहां पे जो राजा थे उसके खिलाफ छेड़ा, क्योंकि उसने टैक्स उक्स लगा दिया था, ठीक है। तो अब अपने जो है वहां पे जो मतलब ये लोग फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे अनिरुद्ध देव, ठीक है। इनके जो है देवता हुआ करते थे, उनकी शिक्षाओं का ये पालन करते थे, ठीक। तो इसी शिक्षाओं से जो है इंस्पायर होके इन्होंने जो है अहोम राजा के खिलाफ जो है विद्रोह किया। अब विद्रोह जो इतना भयंकर हुआ, इतना ज्यादा लड़ाई जो चलने लगी, विद्रोह का मतलब नहीं कि सिर्फ हमने आवाज उठा दी, नहीं, हम लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई कर रहे हैं तो अहोम राजा जो है कमजोर पड़ने लगा। कमजोर जब पड़ने लगे तो उनको ये डर सताने लगा कि उनके बगल वाले जो राज्य हैं, अगल बगल वाले जो लोग हैं, कहीं उन पे हमला न कर दे। अब कमजोर स्थिति में आ गए हैं, ठीक है। तो इस पे जो है हमला भी कर दिया। दारंग का जो राजा था उसने जो है विद्रोह कर दिया 1792 में, ठीक। अब इन विद्रोह को दबाने के लिए अहोम शासकों ने क्या किया कि ब्रिटिश सहायता की रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो मुमारिया ने भाटी पर को अपना हेडक्वार्टर बनाया, जो मुमारिया रिवोल्ट के लोग थे। और रंगपुर और जोरहाट जो है वो बेहद प्रभावित क्षेत्र थे जहां रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। तो इस रिवोल्ट को भी जो है अहोम साम्राज्य और अंग्रेजों ने मिलकर जो है दबाया, ठीक है। लेकिन बाद में ये होता है कि अहोम लोग जो है कमजोर पड़ जाते हैं, तो बर्मा जो है उस पर हमला कर देता है, और हमला कर देता है तो ये लोग घुटने टेक देते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, अंग्रेज जो है बर्मा पे हमला कर देते हैं और बर्मा को फिर अपने राज्य में मिला देते हैं। इस तरह असम भी जो है अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है, ठीक है। समझ गए? तो ये है इसकी कहानी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला है गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह जो हुए 1781 में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में, ठीक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आया, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, मराठा और मैसूर के युद्धों को जो युद्ध चल रहे थे उधर, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए उसने जो है अवध में एक अंग्रेजी अधिकारी को इजारदार बना के भेजा, यानी रेवेन्यू फार्मर कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो बना के भेजा, ठीक। वो भेजने मतलब जो वो आदमी था वो कौन था, वो था मेजर अलेक्जेंडर हैने, उसका नाम था, ठीक है, हैने, ठीक। तो हैने जो है वो गया अवध में और 1778 में जो है इजारदार के रूप में उसको नियुक्त किया गया। हैने ने गोरखपुर और बहराइच के लिए जो है 1 साल का इजार जो है वहां पे, यानी टैक्स जो है, राशि जो है वो 22 लाख रुपया तय किया। असल में ये जो है कंपनी का एक गुप्त जो है एक्सपेरिमेंट था, जिससे वो यह पता करने में चाहते थे कि ऐसा करके उनको कितना ज्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, मिल सकता है। लेकिन हैने के अत्याचार और जो राजस्व की अत्यधिक मांग थी, उसने जो है उस क्षेत्र को डरा दिया, ठीक है। वो क्षेत्र के लोग डर गए कि भाई 22 लाख रुपया। तो जो नवाब के शासन में एक जो है समृद्ध क्षेत्र था, ठीक। अब गोरखपुर, बहराइच जो है उस समय नवाब के शासन में था और एक समृद्ध क्षेत्र था। तो 1781 में जमींदारों और किसानों ने क्या किया, असहनीय अत्याचारों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। और शुरुआती विद्रोह के 1 हफ्ते के भीतर ही हैने के सभी जो अधीनस्थ कर्मचारी थे या तो मार दिया गया, ठीक है, या जमींदारी जो है वो गोरिल्ला फोर्स द्वारा जो है बंधक बना लिया गया, ठीक। भले ही विद्रोह को दबा दिया गया बाद में, लेकिन हैने को पद से हटा दिया गया और उसे जबरदस्ती इजारा बनाए रखा गया, ठीक है। पद से हटा दिया गया था लेकिन इजारा बनाए रखा गया, ठीक। मतलब उसको चाहे तो तुम जाओ, ठीक है, इजारदार हो, लेकिन तुम इजार रहो यहाँ पे, लेकिन तुम जो है टैक्स अब वसूल नहीं सकते, ठीक। चलो, तो ये बात थी वहां पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा विजयनगर के राजा का विद्रोह 1749, जब समझौता तोड़ दिया गया, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 1758 में अंग्रेजों और आनंद जो है गजपति राजू, इनका नाम था गजपति राजू, ठीक है। तो इनके बीच में जो है विजयनगर के ये शासक थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। संयुक्त रूप से ये क्या करते थे कि सरकारों से, मतलब जो है उत्तरी सरकारों से, जैसे फ्रेंच को बाहर करने के लिए जो है एक संधि कर रखी थी इन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों से। इस अभियान में
वे सफल भी रहे, लेकिन अंग्रेज जो है, अंग्रेजों मतलब जैसे कि वे भारत में करते रहे, ने संधि के जो है शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब अंग्रेजों से निपटने से पहले ही आनंद राजू की मृत्यु हो गई। ठीक, अब इनकी मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगरम के राजा जो है विजय राम राजू, ठीक है, विजय राम राजू जो है से 3 लाख रुपए की राशि की मांग की। ठीक, और उसे अपनी सेना खत्म करने को कहा। इस बात से राजा को गुस्सा आ गया। ठीक है, क्योंकि राजा के ऊपर जो है कंपनी का कोई भी पैसा बाकी नहीं था। राजा ने अपने समर्थकों की सहायता से विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने राजा को 1793 में, ठीक है, 1793 में बंदी बना लिया और उसे देश निकाला देकर जो है पेंशन पर भेज दिया। ठीक, राजा ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, बोला हम जो है इस तरह की चीजें नहीं मानेंगे, पेंशन पे तो हमको नहीं भेज सकते, ठीक है, हम इस आदेश को मानेंगे नहीं। अंग्रेजों से लड़ते हुए जो है उन्होंने क्या किया, पद्मानाभम यानी जो आंध्र प्रदेश में अब मॉडर्न विशाखापट्टनम जिसको कहा जाता है, पहले पद्मानाभम था, ठीक है, उस जिला के युद्ध में 1794 में अंग्रेजों से लड़ते हुए राजा की मृत्यु हो गई। विजयनगरम कंपनी के राज के अधीन आ गया। ठीक है, और आखिरकार जो है कंपनी ने मृत राजा के पुत्र को राज्य जो है सौंपा। ठीक, और भेंट की राशि की मांग को कम किया। ठीक, जो पहले 7 लाख 8 लाख जितना भी वो 3 लाख मांग रहे थे उसको फिर थोड़ा कम किया। ठीक है, और फिर वो जो है राशि उसके बेटे को अंग्रेजों को देनी पड़ी और विजयनगरम राज्य पे जो है कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, क्योंकि सेना भी उसके बाद खत्म हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बेदनूर में धुंधिया का विद्रोह। ठीक, अब रिवोल्ट धुंधिया बेदनूर 1799 से 800 इस देखते हैं। शेर मशहूर के बाद जो है ये संघर्ष स्टार्ट हुआ था, मैसूर में स्टार्ट हुआ था। 1799 में मैसूर के विजय के बाद जो है अंग्रेजों को विभिन्न स्थानीय जो नेताओं से लड़ना पड़ा, तो उसमें धुंधिया वग भी जो था एक मराठा स्थानीय नेता था जिसका टीपू सुल्तान ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण किया था। ठीक है, और जेल में डाल दिया था। श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ जो है जेल से उसको छोड़ दिया गया। ठीक, जल्दी ही धुंधिया जो है उसने एक सेना जो है तैयार कर ली जिसमें ब्रिटिश राज विद्रोही तत्व शामिल थे और खुद के लिए एक छोटा सा जो है क्षेत्र बना लिया उसने। अगस्त 1799 में मिली हार ने उसे मराठा क्षेत्र में मतलब जो शरण लेने को जो है मजबूर किया। ठीक, उसने जो है निराश होकर, ठीक है, राजकुमार को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट होने को प्रेरित किया और उसने खुद नेतृत्व की कमान संभाली। सितंबर 1800 में वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में वो मारा गया। भले ही दुनिया असफल हो गया, वो जनता का जो है सम्मानित राजा बन गया। ठीक है, तो बेसिकली फिर से समझा देता हूँ इसको अगर आपको नहीं समझ में आया। क्या हुआ कि दुनिया को जो है पहले मुसलमान बनाने की कोशिश की। ठीक है, किसने? टीपू सुल्तान ने अपने जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल में डाला तो 1799 में जब श्रीरंगपट्टनम यानी मैसूर राज्य खत्म हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई अंग्रेजों के साथ, तो उसको छोड़ दिया गया तो उसने सेना बनाया, अपना क्षेत्र बनाया। फिर उसने लड़ाई की वेलेस्ली से, लड़ाई करके हार गया तो फिर गया वो मराठाओं के पास, उसने शरण ली। ठीक है, फिर वहां जो है उसके जो वहां का राजकुमार था उसको जो है भड़काया कि अंग्रेजों के खिलाफ कि हमको रिवोल्ट करना चाहिए। फिर उसने जो है क्या किया, उस रिवोल्ट के जब लोग तैयार हो गए, एकजुट किया जब, तो उसमें क्या किया कि खुद को नेता बनाया। ठीक है, और खुद फिर लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। 1800 ईस्वी में सितंबर में लड़ाई हुई और उसमें जो है वो मारा गया। ठीक है, फिर भी वो सम्मानित नेता कहलाया, राजा कहलाया। ठीक, तो बेसिकली यही कहानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा केरल राज्य। ठीक, केरला वर्मा पजहासी राजा का विद्रोह 1797 से 1797 और 1800 से 1805 केरला के शेर थे ये। ठीक है, तो केरला वर्मा पजहासी राजा जो है वो लोकप्रिय रूप से केरला सिंहम यानी केरला का शेर कहलाते थे या पजहासी राजा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, असल में जो है मालाबार क्षेत्र में कोट्यम के प्रमुख थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो विरोध करने के अलावा केरला वर्मा ने क्या किया था, 1793 और 1805 के बीच जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा।
तीर्थ यानी जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था यानी 1790 से 92 में, ठीक है, 1790 से पहले के एक समझौते के तहत जिसमें कोट्टयम की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया था के उल्लंघन के ठीक फलस्वरूप कोट्टयम पर ब्रिटिश प्रभुत्व को बढ़ाया। ठीक, अंग्रेजों ने क्या किया, उस जो हुआ था मतलब पहले जो संधि हुई थी 1790 से 92 में, उसमें कोट्टयम को जो है अलग किया गया था, ठीक है, स्वतंत्र बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका उल्लंघन किया और अपना जो है प्रभुत्व उस पर बढ़ाना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने जो पझासी राजा थे के चाचा वीर वर्मा को, ठीक है, क्या किया, कोट्टयम के राजा के रूप में नियुक्त किया। ठीक, अब परिवार में लड़ाई लगा दिया। ठीक है, नए राजा ने कंपनी द्वारा जो है निर्धारित जो टैक्स था टारगेट को पूरा करने के लिए किसानों पर शोषणकारी रेट से टैक्स लगा दिए। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों ने 1793 में पझासी राजा के नेतृत्व में जन विद्रोह किया। वो गोरिल्ला युद्ध कौशल का जो है उपयोग करते हुए बेहद बहादुरी से लड़ा और 1797 में एक शांति संधि की गई, लेकिन साल 1800 में जो है वायनाड को लेकर संघर्ष शुरू हो गया फिर से। अब उसने नायर की एक जो है बड़ी सेना तैयार की, ठीक, और उसमें जो है मपीला और पठान भी थे। ठीक, मपीला पठान और पठान टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु के पश्चात जो है बेरोजगार हो गए थे क्योंकि वह टीपू की सेना में थे। नवंबर 1805 में केरला सिम्हा जो है मवीला यानी तोरुदु यानी वर्तमान में उसको कहते हैं केरला कर्नाटका सीमा, ठीक है, उसके पास जो है लड़ाई हुई और उसमें जो है ये भाई साहब मारे गए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ 1805 में। तो इस तरह जो है ये विद्रोह भी जो है पझासी राजा का विद्रोह ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अवध की ओर। ठीक, अवध में जो है नागरिक विद्रोह हुआ 1799 में। वजीर अली खां का विद्रोह है ये। ठीक है, अवध का चौथा नवाब था 1797 में। अंग्रेजों की जो है मदद से इसने जो है सिंहासन पे अपना कब्जा जमाया और बैठ गया। ठीक है, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों से उनकी जो है संबंध जो है बिगड़ गए और अंग्रेजों ने उसके स्थान पर उसके चाचा को जो है जिसका नाम था सादत अली खान द्वितीय को बैठा दिया। अब परिवार में झगड़ा हो गया। वजीर अली खान को बनारस में जो है पेंशन पे भेज दिया गया, लेकिन जनवरी 1799 में क्या हुआ, वजीर अली खान ने जो है अंग्रेजों के रेसिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की जो है हत्या कर दी। ठीक, किसकी हत्या कर दी, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की। और उसके अंगरक्षकों को जो है जो दो अन्य जो यूरोपियन थे जो उसके अंगरक्षक थे उसको भी मार दिया और यहाँ तक कि बनारस में जो मजिस्ट्रेट थे उस पर हमला किया। ये पूरी घटना जो है बनारस जो शहर है, ठीक है, उसी मतलब बनारस संहार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वजीर अली जो है कई हजार लोगों की फौज तैयार करने में कामयाब हो गया। ठीक है, अब जिन्हें जो है जनरल एरस्कीन ने हराया। अब जनरल एरस्कीन के साथ जो है लड़ाई हुई। वजीर अली ने भाग कर क्या हुआ, वहां से युद्ध से भागा और भूतवाल में जो है जाकर छुप गया। जयपुर के शासक की शरण ले ली। ठीक है, भूतवाल जो है जयपुर में, वहां के शासक की शरण ले ली, वहां जाके छुप गया। आर्थर जो वेलेस्ली है उसने जयपुर के राजा से वजीर अली के जो मतलब देने की रिक्वेस्ट की। वजीर अली को इस शर्त पर जो है दिया गया, ठीक, कि उसे न तो फांसी दी जाएगी और ना ही बेरियों में झकड़ा जाएगा। दिसंबर 1799 में आत्मसमर्पण के पश्चात जो है वजीर अली को फोर्ट विलियम किले में बंदी बनाकर रखा गया। ठीक है, मतलब जो शर्त थी उस शर्त को माना गया और बंदी बनाकर रखा गया और ये जो भाई साहब है ये उसी मतलब बंदी बने और वहीं फिर दम तोड़ दिया इन्होंने। समझ गए कहानी या नहीं समझे? बेसिकली कहानी यही थी वजीर अली की। वजीर अली शासक बना और कुछ दिनों में जो है फिर उससे तंग आ गया अंग्रेजों से, तो फिर उसके चाचा को बना दिया गया। इस गुस्से में उसको जो है बनारस भेज दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के खिलाफ वहां पे उसने जो है लोगों को मार दिया। ठीक है, लगभग 3 लोगों को मार दिया और फिर वहां के मजिस्ट्रेट पे हमला किया। इस तरह जो है वो फिर युद्ध के लिए तैयार हुआ। वेलेस्ली से हार गया, फिर वो जयपुर चला गया। जयपुर से फिर उसको लाया गया, फिर उसको जाके बंदी बना के रख दिया गया फोर्ट विलियम में कलकत्ता में। ठीक है, बेसिकली यही है। वहीं पे जो है ये साहब मर जाते हैं। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम लोग गंजम और गुमसुर में जो विद्रोह हुए 1800 में और 1835 से 37 में। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये बेसिकली उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है,
तो उत्तरी जो सरकार थी, ठीक है, उत्तरी सरकार में गंजम और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसने जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है विद्रोह का बिगुल बजाया। गंजम जिला में जो है गुमसुर के जमींदार थे श्रीकर भांज, ठीक है, इनका नाम था श्रीकर भांज, ठीक, श्रीकर भांज इनका नाम था। 1797 में जो है टैक्स देने से मना कर दिया इन्होंने। 1800 में उसने जो है खुलकर विद्रोह कर दिया और लोकल अधिकारियों की जो मतलब उन्होंने जो आदेश दिया उसकी अवज्ञा की और उन्हें जो है चुनौती भी दे दी। 1807 से 8 में क्या हुआ कि धनंजय भंज जो है श्रीकर भंज का पुत्र था, राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। धनंजय ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया, लेकिन उसे जून 1815 में जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। श्रीकर जो गंजम में लौट आया था, ठीक है, को सरकार के साथ समझौता पर जो है पुनः जमींदार नियुक्त किया गया। उसने 1819 से 1830 तक जागीर का जो भी प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, उसको किया। बाकी जो राशि को चुकाने में जो है वो असफल रहा। वह धनंजय को जमींदार बनने के पक्ष में सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ कि जब उसको बनाया गया जमींदार, ठीक है, तो जमींदार जो बनता था ना वो जमींदारी के लिए टैक्स देता था, ठीक है, पैसा देता था अंग्रेजों को। तो पहले तो उसने चुकाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1819 से 30 तक तो है जागीर का मैनेजमेंट किया उसने 11 साल, लेकिन बाद में उसको चुकाने में जो है असफल रहा, ठीक है। तो इससे उसको क्या किया कि जमींदारी से निकाल दिया गया, ठीक है, उसकी जमींदारी छीन ली गई, बेसिकली बात ये है। लेकिन अब क्या हुआ, विशाल जो बाकी राशि था, जो बहुत बड़ा राशि था, ठीक है, उसको चुकाने में असमर्थ था। तो धनंजय भांज ने उस समय जो है दूसरी बार विद्रोह कर दिया, जब अंग्रेजी फौजों ने नवंबर 1835 में गुमसुर और कोलेदा पर जो है अधिकार कर लिया। विद्रोह ने सरकार की सत्ता को बेहद कमजोर किया, लेकिन धनंजय जो है दिसंबर 1835 में मर गया और उसके अनुयायियों जो उसके साथ के लोग थे, साथी थे, उसने विद्रोह जारी रखा फरवरी 1837 तक, ठीक है, फरवरी 1837 तक जो है ये संघर्ष जारी रहा और फिर बाद में इसका अंत हो गया। गुमसुर की जमींदारी को खत्म कर दिया गया इसके बाद, ठीक है। तो बेसिकली बात ये हुई, ठीक। तो ये था जो शुरुआत बैकग्राउंड था और उसके अलावा जो है कुछ अभी हम लोगों ने बात किया विद्रोह के बारे में। इसके अलावा अभी 26 विद्रोह और हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ छूट गया हो या फिर कुछ बोलने में चूक हो गई हो, ठीक है, तो उसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा या उसको आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो नोट्स जो है बना लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बहुत काम आएगा, ठीक। मतलब नोट्स कैसे बनाना है, बेसिकली क्या करना है कि आपको इसी तरह टाइटल दे देना है, ठीक है, कब शुरू हुआ ये, ठीक, क्या कब कैसे ये देख लेना है, ठीक है, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये देख लेना है, ठीक है। और कारण क्या था, एक तो रीजन देख लीजिए, ठीक, कि एक तो यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, और कब शुरू हुआ, ठीक, और फिर कौन नेतृत्व करता था, ठीक है, धनंजय भांज था, ठीक है, उसका पिता था, ठीक है। तो धनंजय भांज जो है वो मर जाता है लास्ट में, 1837 तक चलता है, ये याद रखना है। कारण क्या था, कारण ये था कि जमींदारी छीन गई थी, टैक्स जो है बढ़ गया था, ठीक है, तो उसको जो है सधाने में असमर्थ थे, इस कारण ये सब चीजें हुई, ठीक। तो ऐसे नोट्स जो है आपको इतने प्रिसाइज और कॉन्साइज मैनर में बना लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से बना लेने हैं, ठीक। चलिए, बाकी कुछ बात हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट में, जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अभी इसका दूसरा पार्ट बाकी है, ठीक है, तो उसको मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।